विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज हमने उत्तराखंड की महान विभूतियां करनी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ उत्तराखंड के आंदोलन के जो और संस्थाओं के जनक बता रहा हूं, एक नंबर मिलने की संभावना होती है। तो सबसे पहले डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आंसर जयानंद भारती पथिक। जयानंद भारती पथिक, ये बता रखा मैंने। डोला पालकी मतलब शिल्पकारों को डोले और पालकी में शादी के दिन भी बैठने का अधिकार नहीं था। फिर ये जयानंद भारती पथिक किससे मिले? महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे जितने भी आंदोलन चल रहे हैं वो सब स्थगित कर दिया जाए इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर यहाँ पर इस प्रकार की कुप्रथा है, जब तक वो समाप्त नहीं होती है तब तक मेरा कोई भी आंदोलन न चलाया जाए। नाराज हो गए गांधी जी, है ना, अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ रहे थे वो। तो डोला पालकी आंदोलन के जनक कौन है? जयानंद भारती पथिक। जयानंद भारती पथिक। अगला, मिश्रित वन खेती मॉडल के जो मिश्रित वन खेती मॉडल जो दिया वो किसने दिया? जगत सिंह चौधरी जंगली बोलते हैं इनको, जगत सिंह चौधरी जंगली। ठीक है। दूधातोली लोक विकास संस्थान के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती। दूधातोली लोक विकास संस्थान, सच्चिदानंद भारती। अगला, शिल्पकार आंदोलन, हरि प्रसाद टमटा। शिल्पकार आंदोलन के प्रणेता कौन है? हरि प्रसाद टमटा। अगला, हिमालयन वन्य जीव संस्थान 1974, ये संस्थान के जो जनक हैं वो कौन है? कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन वाले। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के जो जनक है। हिमालयन वन्य जीव संस्थान 1974। अगला, डालियों का दगड़िया संगठन और दसौली ग्राम स्वराज मंडल 1964, ये इसके हैं चंडी प्रसाद भट्ट। डालियों का दगड़िया मतलब पेड़ों के दोस्त। डालियों मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनको डालियों बोला जाता है। डालियों का दगड़िया मतलब मित्र, दोस्त। ठीक है। डालियों का दगड़िया संगठन, ये किसने? चंडी प्रसाद भट्ट, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जो विभूषित हैं। और दूसरे दसौली ग्राम स्वराज मंडल 1964, ये भी चंडी प्रसाद भट्ट। अगला, मानव उत्थान सेवा समिति, सतपाल महाराज। सतपाल सिंह रावत, सतपाल महाराज। मानव उत्थान सेवा समिति। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो इनके पिता का नाम क्या था? सतपाल सिंह रावत जी के पिता का नाम क्या नाम था बताइए? और माता का नाम राजेश्वरी, और पिता का नाम, इनके नाम पर एक चैरिटी चलाते हैं, भोला महाराज और मंगला माता। चैरिटी मतलब एक संस्था का नाम है इनके पिता के नाम पर, हंस फाउंडेशन। तो हंस था इनके पिता का नाम। क्या नाम था? तो इनके नाम पर मैंने कहा भोला महाराज यानी सतपाल महाराज के भाई, और उनकी जो भाभी हैं, क्या नाम है, मंगला माता जी, वो क्या कराती हैं? चैरिटी देती है। उत्तराखंड के अंदर या बाहर कोई भी अगर क्या हो जाए, दुखी हो, कोई इलाज कराना हो, कोई किसी की, है ना। चलो आगे। मैती आंदोलन के जनक जो हैं वो कल्याण सिंह रावत जी हैं। मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत जी हैं। ऐसे ही खीराकोट खनन विरोध आंदोलन की नेतृत्व जो किया था वो किसने किया? राधा बहन ने। खीराकोट खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राधा बहन ने किया। लोक संस्कृति संग्रहालय किसका है? यशोधर मठपाल जी का है। यशोधर मठपाल जी की आजकल रील चल रही है, उनको देखिए, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उत्तराखंड के विद्वानों में इनका नाम आता है, यशोधर मठपाल जी। लोक संस्कृति संग्रहालय, यशोधर मठपाल। अगला, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? पीसी जोशी ने किया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी। उत्तरांचल उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन या उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किसने किया? शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना, इनके नाम पर मैंने बताया था एक, क्या है यूनिवर्सिटी, कौन सी, कहां पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, बिल्कुल 2020 में। अगला, गणदेश सेवा संघ 1938 का गठन, और बाद में जो नाम है वो है हिमालय सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ 1938, बाद में नाम पड़ता है हिमालय सेवा संघ। ये श्रीदेव सुमन 25 मई 25 जुलाई, इनकी तो जन्म तिथि भी याद रखनी है और मृत्यु की तिथि भी याद रखनी है। 84 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद, राजशाही के विरुद्ध लोहा लेते हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, श्रीदेव सुमन। यही तो कुछ नौजवान थे, श्रीदेव सुमन हो गए, नागेंद्र सकलानी हो गए, मोलू भरदारी हो गए, इनको लोग भुला चुके हैं।
लेकिन टिहरी में अगर आप देखेंगे तो इन्हें आज भी याद किया जाता है, श्रीदेव सुमन को, है ना। लेकिन इनका पाठ्यक्रम में और ज्यादा डीप होना चाहिए। वैसे क्या किया था इन्होंने, तो राजशाही के विरुद्ध विद्रोह किया था। टमटा सुधार सभा 1905, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। टमटा सुधार सभा 1905, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। टमटा कास्ट होती है दरअसल, पीतल और तांबे का काम होता है अल्मोड़ा में। क्या होता है, और कौन लोग करते हैं पीतल का काम, टमटा लोग करते हैं। कास्ट होती है, रिजर्वेशन होता है इनके पास, ठीक है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्वामी मनमथन, स्वामी मनमथन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्वामी मनमथन। रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई, रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। हैप्पी क्लब 1903 गोविंद बल्लभ पंत, हैप्पी क्लब 1903 गोविंद बल्लभ पंत। हिमालयन, अगला हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को 1979, ये है अनिल प्रकाश जोशी। ये इस समय के पर्यावरणविद हैं, बड़े पर्यावरणविद हैं। इनको भी कुछ क्या पद्मश्री शायद, है ना। तो अनिल प्रकाश जोशी, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को 1979 की स्थापना किसने की, अनिल प्रकाश जोशी ने की। अगला द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश, ये डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी महाराज, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित नाम, ठीक है। डॉक्टर जरूर लगाए नाम के आगे। ये जितने भी कुष्ठ रोगी थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था राजा तो क्या करता था, देश निकाला कर देता था कुष्ठ रोगियों को। कुष्ठ रोग जितनी भी कॉलोनी जो है उनमें कुष्ठ रोगियों की जो सेवा की वो किसने की, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी ने की। किसने की, हाँ। और जितने भी महिलाओं से संबंधित रोग थे कभी, उनके जो डॉक्टर थी वो थी पुट्टी माता। कौन थी, पुट्टी माता। सभी डॉक्टरों की, गायनेकोलॉजिस्टों की क्या थी, वो प्राचार्य थी कभी किसी जमाने में। उन्होंने यहाँ पर सेवाएं दी फिर इस क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित बड़ी समस्याएं थी, उनको दूर किया उन्होंने। अगला नैनीताल में पहाड़ नामक संस्था शेखर पाठक, पहाड़ नामक संस्था शेखर पाठक। वो एक यात्रा चलाते हैं ना, कौन सी, अराकोट से अस्कोट, अस्कोट से अराकोट यात्रा, शेखर पाठक जी ने शुरू कराई। इसके बाद में थोड़ा सा उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकट बता रहा हूं कि किन किन के नाम पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले भाई, पहले क्या कीजिए, मनुष्य के नाम याद कर लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर 1965 में 15 पैसे का टिकट जारी किया गया। इनके नाम पर, वैसे तो सारे याद करने हैं आपने, तो मैंने कहा इसका क्या कीजिए, अलग अलग, पहले मनुष्य के नाम अलग, जगहों के नाम अलग, इस प्रकार से, है ना। गोविंद बल्लभ पंत जी 1965। उसके बाद दूसरे नाम आते हैं कौन, नैन सिंह रावत जी, पंडित नैन सिंह रावत जी 2004 में 5 रुपए का टिकट जारी किया गया इनके नाम पर। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी 2015 में जारी किया गया इनके नाम पर। हेमवती नंदन भवना जी 2018 में जारी किया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी 1989 में जारी किया गया था। कब, आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर 1989 में जारी किया गया था। अब तो कौन कौन से व्यक्ति हो गए, अब अगर मैं क्वेश्चन बनाता मैं ऐसे ही बनाता, किनके नाम पर डाक टिकट नहीं जारी किया गया, बीच में मैं कोई ऐसा नाम डाल देता, जैसे श्रीदेव सुमन डाल देता या कोई ऐसा नाम डालता, लेकिन किसके नाम पे जारी हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे जारी हुआ है, पंडित नैन सिंह रावत जी के नाम पर जारी हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम पर जारी हुआ है, हेमवती नंदन भवना जी के नाम पर जारी हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर जारी हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो। और किसके, अब वैसे बता रहा हूं, जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर 1967 में जारी हुआ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर 200 वर्ष पूरे हो गए थे। भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में तो सर्वे ऑफ इंडिया 1967 में जारी हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 50 वर्ष पूरे हो गए थे 1982 में, क्योंकि 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बना था आपका देहरादून में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम पर जारी हुआ 1982 में। ऐसे ही हाँ जी, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पर हुआ 1986 में, 50 वर्ष पूरे हो गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, रुड़की विश्वविद्यालय 1997, रुड़की विश्वविद्यालय 50 वर्ष पूरे हो गए थे 1997 में, तो रुड़की विश्वविद्यालय 1997 में जारी किया गया। नहीं, रुड़की 50 वर्ष नहीं है, रुड़की 1997 में जारी किया गया, याद। अच्छा, देहरादून रेल 2000 में जारी किया गया, देहरादून रेल 2000 में जारी किया गया।
अब ऐसे ही मोनाल पक्षी पर 1975 में एक डाक टिकट जारी किया गया 2 रुपए का। बुरांस पुष्प पे 1977 में जारी किया गया। मोनाल पे हो गया, बुरांस पे हो गया, ब्रह्म कमल पर 1982 में जारी किया गया। किस पर? ब्रह्म कमल पर। तो अब 3 चीजें हो गई, यानी कस्तूरा मृग पर नहीं किया गया। किस किस पर किया? मोनाल पे कर दिया, बुरांस पे कर दिया, ब्रह्म कमल पे कर दिया। मोनाल हो गया हमारा राज्य पक्षी, बुरांस हो गया राज्य पुष्प, और ब्रह्म कमल हो गया, सॉरी बुरांस हो गया राज्य वृक्ष, राज्य रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, और ब्रह्म कमल हो गया राज्य पुष्प। इन 3 पर हो गया, लेकिन राज्य के पशु पर नहीं जारी किया गया। ठीक है, किस पर? तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं घुमाने के लिए। और किस पर जारी हुआ है? जो छूट गए अब उनको याद कर लो। केदारनाथ जी पर जारी किया गया, केम्प्टी फॉल जलप्रपात पर जारी किया गया, रूपकुंड रहस्यमयी जो ताल है, नरकंकालों की भूमि रूपकुंड पर जारी किया गया। रूपकुंड 2006 में जारी किया गया है। बद्रीनाथ पर जारी किया गया 2003 में। तो केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ 2001, बद्रीनाथ 2003, रूपकुंड 2006 और केम्प्टी फॉल 2003, है ना, इन पर जारी किया गया। तो याद रहेगा। तो बार बार उसको क्या करना, मल्टीपल रिवीजन करना है आपने। अब सबको मिक्स करके भी याद कर सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मोनाल पक्षी, बुरांस पुष्प, भारतीय सैन्य अकादमी, ब्रह्म कमल, देहरादून रेल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केम्प्टी फॉल, नैन सिंह रावत जी, रूपकुंड, सुमित्रानंदन पंत जी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आदिगुरु शंकराचार्य, रुड़की विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया? अब कर रहे हैं हम उत्तराखंड की महान विभूतियां। उत्तराखंड की महान विभूतियां। तो मौलाराम तोमर, सबसे पहले जो हमारी विभूतियों कौन है? मौलाराम तोमर जी। तो मौलाराम तोमर जो है वो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पर? 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। इनके वंशज सुनार थे। इनकी माता का नाम रमा देवी था और इनके गुरु जो थे वो राम सिंह जी थे। कौन थे? राम सिंह। क्लियर हो गया? मौलाराम तोमर गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, जन्म 1743, श्रीनगर में हुआ, वंशज सुनार थे, माता का नाम रमा देवी और गुरु राम सिंह। मौलाराम के वंशज तुंवर श्यामदास और उनका पुत्र हरदास 1958 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह के समय में सुलेमान सिकों के साथ गढ़वाल आए थे। मौलाराम के पूर्वज होना चाहिए। मौलाराम के जो पूर्वज थे तुंवर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास 1658 ईस्वी में। पूर्वज मतलब पहले, पूर्वज मतलब वंशज होते हैं बाद में। आपसे पहले जो है पूर्वज हैं, आपके बाद जो है वंशज है। ठीक है? तो मौलाराम के वंशज तुंवर श्यामदास जी, इनका नाम याद रखना है। साथ में उनके पुत्र हरदास 1658 ईस्वी में सुलेमान शिकों के साथ पृथ्वीपति शाह के यहाँ आए। अब क्यों आए? क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध चला मुगलों में। शाहजहां के समय में उत्तराधिकार का युद्ध चला, उसके 4 बेटे और 3 बेटियों के बीच में। बेटियां तो नहीं थी पर बेटियां भाई के साथ थी। तो उसमें जो सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, उसका बेटा है सुलेमान शिको। अब दारा शिको को पराजित कर दिया किसने? औरंगजेब ने। दारा शिको की बड़ी निर्मम हत्या की गई, बेइज्जत करके मारा गया। अब ये भाग गया कौन? सुलेमान शिको। इसने कहा कहाँ भागूं? तो एक ही जगह थी उस टाइम पर शरण लेने के लिए, पृथ्वीपति मतलब पहाड़, जहां पर की मुगल सेना जल्दी से अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। तो पृथ्वीपति शाह के यहाँ आए। पृथ्वीपति शाह ने उन्हें शरण दी। औरंगजेब ने कई बार बोला भाई उसको क्या करो, मेरे हैंडओवर करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा मेहमान। ठीक है? उसके साथ सुलेमान सिकों के साथ तुंवर श्यामदास और पुत्र हरदास आए। कला प्रेमी गढ़ नरेशों के दरबार में तुंवर श्यामदास और हरदास को तस्वीरदार का पद मिला। तस्वीरदार मतलब जैसे फोटोग्राफर होते हैं, तस्वीर बनाने वाले, तस्वीरदार का पद मिला। हरदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम, हीरालाल का पुत्र मंगतराम हुआ। गढ़वाल शैली के महान चित्रकार मौलाराम तोमर मंगतराम के पुत्र थे। समझ में आ गया क्रम क्या? तुंवर श्यामदास का बेटा हुआ हरदास, हरदास का बेटा हुआ हीरालाल, हीरालाल का बेटा हुआ मंगतराम, मंगतराम का बेटा हुआ मौलाराम तोमर। और ये हैं गढ़वाल के सबसे बड़े चित्रकार, महान चित्रकार। क्लियर हो गया? मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। मौलाराम के वंशज मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। चित्रकार मौलाराम तोमर का पारिवारिक पेशा जो था वो सुनार का था।
मौला राम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह 5 कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मिला। कितने? मौला राम तोमर को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह 5 कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मिला। कुंवर प्रीतम शाह मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। कहां से कहां? टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मौला राम हिंदी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाता थे। साथ में वे जगदम्बा काली के भी उपासक थे। किसके? जगदम्बा काली के भी उपासक थे। मौला राम ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र बनाए थे। कांगड़ा शैली के चित्र बनाए। मौला राम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। मौला राम की मृत्यु 1833 में हो गई। अब मौला राम के चित्रों को जो लेके आते हैं वो कौन लेके आते हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स, एक पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल, उससे फेमस हो, मतलब मौला राम फेमस रहे होंगे अपने समय में, लेकिन बीच की पीढ़ी क्या हो गई? भूल गई। फिर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने उनको क्या किया? उनके चित्रों को संग्रह किया और गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से प्रकाशित की इनकी पेंटिंग्स। ठीक है। अच्छा, मौला राम ने मनमथ पंथ चलाया। इन्होंने चित्रकला के साथ साथ लेखन का भी कार्य किया। चित्रकला के साथ साथ लेखन का भी कार्य किया। तो यहां से क्वेश्चन बना पीसीएस में कि मनमथ पंथ के वो कौन थे? मनमथ पंथ किसने चलाया? आंसर मौला राम तोमर ने चलाया। कभी कभी तो इतना भी पूछा गया मौला राम की कास्ट क्या थी? तोमर थी। क्या थी? पेशे से क्या थे? कि सुनार थे। जो खानदानी पेशा था वो क्या था इनका? सुनार। मौला राम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है, जिसमें प्रमुख श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद आदि, जिसमें मनमथ सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ था। मनमथ सागर क्या था? मौला राम तोमर का आध्यात्मिक ग्रंथ। तो इसको पकड़ लो। अब आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है मौला राम तोमर का? आंसर मनमथ सागर। गढ़ गीता संग्राम नाटक की रचना किसने की? मौला राम तोमर ने की। गढ़ गीता संग्राम नामक नाटक की रचना किसने की? मौला राम तोमर ने की। गढ़राज वंश मौला राम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। गढ़राज वंश मौला राम की, या ऐसे पूछेगा मौला राम ने गढ़राज वंश किस भाषा में रचित है उनका ये ग्रंथ? आंसर ब्रज भाषा में रचित है। किसमें? ब्रज भाषा में रचित है। ऐसी गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, नायिका भेद, दशावतार, ये सब है। मौला राम की मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया, जबकि मोर प्रिया चित्र प्रारंभिक अवस्था में है। बहुत सारे चित्र हैं इनके, मोर प्रिया, मयंक मुखी, है ना, एक अकबर गांव के कुएं पर, ठीक है, बाघ और घुरड़, ये इनके चित्रों के नाम है। बाघ और घुरड़, घुरड़ बोलते हैं पहाड़ी बकरी को, बाघ बोलते हैं, बाघ समझते ही होंगे आप। उसमें बाघ उन्होंने राजा को दिखाया है, घुरड़ अपने आप को बताया है। एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं दोनों। उन्होंने कहा इतना अच्छा राजा मेरा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं? समानता का भाव है। ठीक है। और बाकी जो इनके जो गढ़वाल के चित्र को प्रतिनिधि चित्र है जो गढ़वाल का, वो है कालिया दमन। कालिया दमन मतलब कालिया नाग, सुना होगा आपने। यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेल रहे थे, गेंद गिर गई, कालिया नाग को क्या किया? फण पे उन्होंने नृत्य किया, उसका सारा जहर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ऐसे ही कालिया दमन, कालिया का दमन किया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो कालिया दमन जो है गढ़वाल चित्र शैली का प्रतिनिधि चित्र है। जब हमसे कोई पूछता है कि भाई आपका सबसे बढ़िया चित्र कौन सा, तो हम दिखाते हैं कालिया दमन। कौन सा? चलो जी, तो मयंक मुखी चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया उन्होंने, जबकि मोर प्रिया चित्र जो प्रारंभिक अवस्था का था। अवस्था के साथ भी चित्रकार की चित्र पर प्रभाव पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। जेसी फ्रेंच ने मौला राम के मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया है। किसको? जेसी फ्रेंच हैं, उन्होंने मौला राम के मोर प्रिया चित्र को सौंदर्य की प्रतिमा बताया है। मयंक मुखी, विप्रलभा नायिका, चंद्रमुखी, दंपत्ति में प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का चित्र है। सितार प्रिया, हिंडोला, जयदेव वजीर, ये मौला राम के बनाए गए चित्र हैं। इनमें इनका राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण चित्र क्या है? राधा कृष्ण मिलन चित्र जो है विश्व प्रसिद्ध है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का कथन सटीक है कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। यहां वे अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती हैं। अधिक छरहरी और मोहक दिखाई देती हैं।
मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकंदीलाल का प्रमुख योगदान है। मुकंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स 1968-69 में प्रकाशित हुई। लोग डेट याद नहीं करते हैं, लेकिन पूछने वाले पेपर में पूछ लेते हैं कि गढ़वाल पेंटिंग्स कब प्रकाशित हुई। आंसर 1968-69। ध्यान रखें, हर एक बारीकी को लेकर चलें। क्या करें? हर एक बारीकी को लेकर चलना है। आप जहां पे आप चूके समझ लो वहां पे आप बाहर। ठीक है, तो गढ़वाल पेंटिंग्स कब की है बैरिस्टर मुकंदीलाल की? 1968-69 में प्रकाशित हुई। मौलाराम ने रण बहादुर चंद्रिका की रचना की, जिसका संबंध गोरखा शासक रण बहादुर शाह से था। किससे था? तो रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की? मौलाराम ने। अब ये मत सोचना कि इतने ही पॉइंट हैं खाली, इससे कहीं ज्यादा होते हैं। अगर आप सन 2000 से जो विंसर का अध्ययन करते तो आप पाते कि और बहुत कुछ था किताबों में, लेकिन उसको शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या सिलेबस को बड़ा कर दिया गया है, किताबों में कम बताया जा रहा है, लेकिन क्या है इनके बारे में और बहुत सारे पॉइंट है। मैंने जैसे बताया आपको कि बाघ और घोड़े से क्वेश्चन बना है कि बाघ कौन, घोड़े तो ठीक है मौलाराम, बाघ कौन। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया कि युवा अकबर एक कुएं के किनारे, मतलब उसको पानी पिला रही है कौन? महिलाएं। ये भी बनाया। ऐसे कालिया दमन के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है ना। तो मौलाराम तोमर, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में बता रहा हूं। भूप सिंह गोरला की पुत्री तीलू रौतेली, जिसको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है ना। कत्यूरों का विनाश करने वाली तीलू रौतेली। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में 8 अगस्त 1661 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। क्या नाम था? तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोरला था। तीलू रौतेली की सहेली जो बेलू और देवली, दो भाई भक्तू और पथवा थे। तीलू की घोड़ी का नाम बिंदुली था। तीलू रौतेली की कुल देवी राज राजेश्वरी थी। आप सोच सकते हो कि घोड़ी का नाम भी पूछा गया तीलू रौतेली की, बिंदुली। तीलू रौतेली के भाइयों का नाम भी पूछा गया। क्या कौन थे उसके भाई? भक्तू और पथवा। ठीक है। तीलू रौतेली की सहेलियों के नाम भी पूछे गए, बेलू और देवली। इतने डीप क्वेश्चन पूछे गए जो ये प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की वाले जब पेपर बनाते थे तब नहीं देखे आपने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए समूहों में। ठीक है, आप तो यूके SSS के पेपर दे रहे हो, फिर भी ठीक है, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी थी जिसे बोलते। अगला, जब बच्चा पेपर दे के आता था ना ग्रुप C का, वहीं पर पता चल जाता था कि हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो आगे। तीलू रौतेली के समय कत्यूरी शासक धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिनको रोकने के लिए मानशाह की सेना खैरागढ़ किले पर पहुंची थी। कत्यूरों से लड़ते लड़ते तीलू रौतेली के पिता सराई खेत के युद्ध में और दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए थे। दोनों भाई कांडा के युद्ध में मारे गए थे। अपने पिता व भाइयों का बदला लेने के लिए तीलू रौतेली 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में उतरी थी। तीलू रौतेली की सहेली वेलू भिलन भौण के युद्ध में शहीद हुई। सराई खेत के युद्ध में तीलू रौतेली की घोड़ी शहीद हो गई। अब इसीलिए नाम आता घोड़ी का बिंदुली। घोड़ी का नाम क्या है? बिंदुली। किस उसमें शहीद हुई? आंसर सराई खेत के युद्ध में। वीरांगना तीलू रौतेली की हत्या 22 वर्ष की आयु में नहाते वक्त पूर्वी नयार नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने कर दी। किसने कर दी? जब खून से लथपथ हो गई थी कौन? तीलू रौतेली। तब स्नान कर रही थी और स्नान करते हुए रामू रजवार ने उसकी हत्या कर दी। गढ़वाल में 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तीलू रौतेली जयंती कब मनाते हैं? आंसर 8 अगस्त को। पौड़ी के वीरों खाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित है। अब तो किताबों में आ गया, लेकिन पेपर में जब पूछा गया था तब नहीं था। किताबों में था, लेकिन बहुत अंदर कहीं किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर था कि वीरों खाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित की गई है। तीलू रौतेली का मेला रिखणी खाल में लगता है। कहां लगता है? रिखणी खाल में लगता है। तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? आंसर तीलू रौतेली को। कांडा की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी जाती है। कांडा की रानी कौन? तीलू रौतेली। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन? तीलू रौतेली। गढ़वाल की झांसी की रानी कौन? तीलू रौतेली। भूप सिंह गोरला की पुत्री कौन? तीलू रौतेली। जॉन ऑफ आर्क कौन? तीलू रौतेली। कांडा की रानी कौन? तीलू रौतेली। ऐसी वीरांगनाएं थी यहां पर बालिकाएं पहले।
ठीक है, ये वीरांगनाएं हैं, ये क्या है, वीरांगनाएं हैं। कत्यूरों का विनाश किया, कत्यूरी शासक, और फिर मारी भी धोखे से गई। 22 वर्ष की अवस्था में इतनी खतरनाक लड़ाकी लड़ाइयां लड़ी भाई, है ना। और ये लड़ाइयां बंदूकों वाली नहीं थी, तलवार वाली लड़ाई थी। इसके बाद रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती जो है वो गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और अपने अल्पवयस्क बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी थी। ये भी क्वेश्चन बना, किनकी पत्नी थी, महीपति शाह, किनकी, महीपति शाह। और महीपति शाह का पुत्र हुआ कौन, पृथ्वीपति शाह। कौन हुए, पृथ्वीपति शाह, जिसके समय में सुलेमान सिको, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, तुंवर श्यामदास और उसके पुत्र हरदास के साथ 1658 ईस्वी में आए थे, मौला राम के पूर्वज, मौला राम के पूर्वज। तो महीपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती, नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है इन्हें, किस नाम से, नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो मुगल शासक शाहजहां के समय में सेनापति नजावत खां को 1635 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा शाहजहां ने। रानी कर्णावती ने अपने सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कान कटवा दिए, जिस कारण डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, चारण उपनाम है इनका, इनका बड़े विद्वान व्यक्ति डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, ठीक है। अपनी घुमक्कड़ी के चलते इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, चारण रखा था। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने रानी कर्णावती को नाकटी रानी कहा। क्या कहा, ये नाम जो दे रखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने दे रखा है, नाकटी रानी। जिस जगह पर मुगलों की फतेह हुई थी उसका नाम फतेहपुर रखा गया था। क्या रखा गया था, फतेहपुर रखा गया था। देहरादून में रानी कर्णावती का महल नवादा में है। रानी कर्णावती का महल कहां पर है, नवादा में। कर्णावती ने देहरादून का करणपुर गांव बसाया था। वो डीएवी कॉलेज वाला जो करणपुर है वो इन्होंने ही बसाया था। किसने, कर्णावती ने। करणपुर सुना है, डीएवी कॉलेज देखा है देहरादून का, देखो फिर। कर्णावती का सेनापति कौन थे, माधो सिंह भंडारी। कर्णावती के सेनापति कौन थे, माधो सिंह भंडारी, गर्वभंजक, मलेथा की गूल के निर्माता, है ना, तिब्बतियों के साथ युद्ध करने वाले, है ना। और कौन सा गाना, 16 श्राद्ध चले गए, और कितने, 16 गेंद श्राद्ध माधो सिंह, शेरों कु शेर माधो सिंह, उन पर गाना चलता है इस क्षेत्र में। शेरों में शेर कौन है, माधो सिंह। चलो जी, अगला है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। जिया रानी का मूल नाम मौला देवी और अन्य नाम जो था पिंगला या प्योला, पिंगला या प्योला था। हरिद्वार के शासक अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी, अमरदेव पुंडीर की पुत्री। जिया रानी जो थी वो कत्यूरी शासक प्रीतम देव पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। कत्यूरी शासक प्रीतम देव की ये पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी, जिनका संबंध पिथौरागढ़ से था, जिनका संबंध पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा। इनका पुत्र का नाम धामदेव था। जिया रानी के पुत्र का नाम क्या था, धामदेव। लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था। रानी के विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है और जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है। घुघुतिया त्योहार जो मनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिया रानी के विजय के उपलक्ष्य में। और वो भी विजय छोटी मोटी नहीं थी भाई, तैमूर लंग। तैमूर लंग किसके समय आया, दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का टाइम था। तुगलक वंश का ही नाश करने वाला जैसे बोलते हैं, मतलब तुगलक वंश को कमजोर करने वाला है, सल्तनत को कमजोर करने वाला कौन है, तैमूर लंग। हरिद्वार भी आया था वो आक्रमण करते हुए, ठीक है। तो लोक गाथा के अनुसार तैमूर लंग और जिया रानी की सेना के बीच में युद्ध कहां पर हुआ, रानी बाग में हुआ। घुघुतिया त्योहार रानी की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कुमाऊं में आज भी, और जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है। जिया रानी की समाधि जो है चित्रशिला रानी बाग में है, कहां पर है, चित्रशिला रानी बाग में है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद है जिम कॉर्बेट के बारे में बता रहा हूं, एडवर्ड जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जन्म जो है 1875 ईस्वी में नैनीताल में हुआ था। अच्छे शिकारी थे, पर्यावरण प्रेमी थे और महान लेखक भी थे। ये भी अच्छी बात है, पर्यावरण प्रेमी, जो पर्यावरण से प्रेम करेगा वो शिकार तो नहीं करेगा कम से कम। पर क्या होता है कि कई बार जब आदमखोर हो जाता है कोई तो शिकार करना पड़ता है, ठीक है।
जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम और माता जो थी मैरी जैन थी। कॉर्बेट के शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई। कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, 1944, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने लिखी। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक जो थी वो ट्री टॉप 1955। भाई शिकारी क्योंकि पेड़ के ऊपर खड़ा बैठ के ही शिकार करता है ना, तो वो उसी प्रकार से लिखेगा। ट्री टॉप किसने लिखी? 1955 में ट्री टॉप लिखी जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट की अन्य पुस्तकें जो हैं वो माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग यानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। ये बताया भी था मैंने कि रुद्रप्रयाग में का आदमखोर बाघ था, उसको गुलाब राय में मारा था किसने? जिम कॉर्बेट ने। ऐसी द हंटर फ्रेंड्स, द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर, टेम्पल। अच्छा, हंटर के फ्रेंड्स कौन होते हैं बताओ तो? शिकारी के दोस्त कौन हो सकते हैं? कौन होंगे शिकारी के दोस्त? बोलोगे शिकारी के दोस्त शिकारी होंगे या शिकार खाने वाले होंगे? शिकारी के दोस्त वो चिड़ियाएं होती हैं जो बाग बाग करके बताती हैं शिकारी को। जैसे ही बाघ आता है तो चिड़ियाएं बोलना शुरू कर देती हैं, चै 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 चै, मतलब बताती हैं बाघ बाघ बाघ। कभी घर के आसपास भी देखना, अगर अब कहाँ देखना कंक्रीट के जंगलों के बीच में, पर अगर आपके अगल बगल कहीं जंगल है, वहां पर अगर बिल्ली भी घूम रही है तो तुरंत ऊपर से कुछ चिड़ियाएं बोलेंगी बाघ बाघ बाघ, मतलब वो बाघ बाघ नहीं बोल रही होती है, हम सुन रहे होते हैं। वैसा समझ में आया? ठीक है। तो माई कुमाऊं, माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग यानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, और द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर, टेम्पल टाइगर। अगला है वैद्यराज गुमानी पंथ के बारे में बता रहा हूं। गुमानी पंथ जी का जन्म जो है 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। गुमानी पंथ जी का पूरा नाम लोकनाथ या लोकरत्न पंथ था। गुमानी पंथ की माता जी देव मंजरी और जो गुरु थे वो हरिदत्त जी थे। गुमानी पंथ काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे। अब यहां से क्वेश्चन बना, गुमान सिंह देव के राजकवि कौन थे? आंसर गुमानी पंथ। गुमानी पंथ के पितामह पुरुषोत्तम पंत एवं इनके पिता देवनिधि पंत थे। गुमानी पंथ को कुमाऊं में खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता। फिर ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे, कुमाऊं में खड़ी बोली के प्रथम कवि किन्हें माना जाता? आंसर गुमानी पंथ। जॉर्ज ग्रियर्सन गुमानी पंथ को कुमाऊं का प्राचीन कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन गुमानी पंथ को कुमाऊं का भाषा विज्ञानी है ना, तो बोलते हैं गुमानी पंथ जो है कुमाऊं के प्राचीन कवि हैं। गुमानी पंथ टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। गुमानी पंथ की रचनाएं जो हैं गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक। वैसे तो मैंने आपको बता रखा कि नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ये किसके हैं? ये राजा भृतहरि की हैं। किसकी? राजा भृतहरि की हैं। तो लेकिन गुमानी पंथ ने भी लिखा एक नीति शतक, एक गंगा शतक और एक राम महिमा। गुमानी पंथ की रचनाओं का प्रथम संकलन जो है गुमानी नीति नाम से रेवादत्त उप्रेती ने 1894 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। 1894 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। गुमानी पंथ के अलावा पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंथ कविराज के नाम से प्रसिद्ध है। गुमानी पंथ के अलावा पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंथ कविराज के नाम से प्रसिद्ध है। वैद्य अनूप सिंह ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। मोतीराम सनवाल यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। गुमानी पंथ की रचनाओं का दूसरा संकलन इटावा में देवीदत्त पांडे ने प्रकाशित किया था। किसने? देवीदत्त पांडे। एक तो ये याद रखना आपने, गुमानी पंथ कहाँ के हैं? गोविशाण के हैं। गोविशाण मतलब काशीपुर। और जन्म कब हुआ? 1790 में हुआ। दूसरा ये याद रखना, सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे गुमानी पंथ, टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है। तीसरा खास खास चीजें याद रखना, अपने माता पिता के नाम नहीं भी याद कर पाओ तो खड़ी बोली के प्रथम कवि, कुमाऊं के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? गुमानी पंथ। किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। इतना समझ में आ गया। अगले हैं पंडित नैन सिंह रावत जी। हैं रावत लेकिन इनके नाम के आगे पंडित जी लगा है। ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर है। सर्वेयर मतलब जिस जमाने में तिब्बत को फॉरबिडन सिटी और ल्हासा को जो जाता था वापस नहीं आता था, ल्हासा जाना मना था,
तिब्बती लोग नहीं आने देते थे अपने यहाँ, कहाँ। और जिसने वहां का रास्ता देख लिया तो अब या तो उसको वहीं रहना पड़ता था या उसकी हत्या कर दी जाती थी। बाहर का आदमी आ गया भाई, ये बाहर जाएगा बता देगा, बहुत सोना था तिब्बत में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भेजा किसको, नैन सिंह रावत जी को। तो इसलिए बोल रहे हैं पंडित नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर हैं। पंडित नैन सिंह रावत जी का जन्म 1830 में मुंशियारी पिथौरागढ़ में हुआ था। कठोर भूगोल में पैदा हुए थे, वही जा सकते थे, है ना। मुंशियारी पिथौरागढ़ में हुआ था। पंडित नैन सिंह रावत जी को मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नैन सिंह सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में काठमांडू के रास्ते से लासा तक गए, काठमांडू के रास्ते से, और 1866 ईस्वी में कैलाश मानसरोवर के रास्ते से वापस आ गए। नैन सिंह की तीसरी यात्रा 1873-74 में शिमला के लेह से यारकंद तक की यात्रा थी। शिमला लेह, पहले तो भाई शिमला से लेह जाना ही अपने आप में चुनौती है, और फिर लेह से यारकंद जाना वो और बड़ी चुनौती, पूरा हिमालय पार करना है। यारकंद की यात्रा थी। नैन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा 1874-75 में हुई, जिसमें लद्दाख से ल्हासा होते हुए असम पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, लद्दाख से ल्हासा होते हुए असम पहुंचे थे। पंडित नैन सिंह का निधन 1895 ईस्वी में हुआ। जाके राको साइया मार सके ना कोई, 65 साल जिए भाई ये, कितने, वरना इतना कठिन अभियान, मतलब उस जमाने में भी तो आई होंगे अवलांच, लेकिन बचे। इसका मतलब पूरा पता था इन्हें कब चलना है। पंडित नैन सिंह रावत ने हिंदी में अक्षांश दर्पण नामक किताब लिखी, एवं उनकी अन्य पुस्तक जो है वह इतिहास रावत कौम है। इतिहास रावत कौम है, किसने लिखी, पंडित नैन सिंह। और अक्षांश दर्पण किसने लिखी, पंडित नैन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने नैन सिंह रावत को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी, और लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें सोने की घड़ी और अति विशिष्ट पैटर्नस गोल्ड मेडल प्रदान किया था। अति विशिष्ट पैटर्नस गोल्ड मेडल प्रदान किया। पंडित नैन सिंह का नाम पर 2004 में डाक टिकट जारी हुआ। 2017 में गूगल पर उनके जन्म पर डूडल बनाया गया। 2017 में गूगल की जगह जन्म पर डूडल बनाया गया। पंडित जी की यात्राओं, डूडल क्या होता है भाई, ऊपर गूगल पे, ठीक। पंडित जी की यात्राओं पर लिखित किताबें जो हैं, डरेक वालेर की द पंडित और शेखर पाठक जी की एशिया की पीठ पर महत्वपूर्ण है। नैन सिंह के भाई किशन सिंह ने भी सर्वेयर का काम किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित सर्वेक्षण अभियानों से भौगोलिक सूचना एकत्र करने में मुख्य योगदान पंडित बंधु नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह और कल्याण सिंह को जाता है। किस किस को, नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह और कल्याण सिंह। तो सर्वेयर होना भी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत चुनौती होती है भाई, जान का खतरा होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए, और हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है कई बार, है ना। उसके लिए दम चाहिए भाई। पंडित नैन सिंह रावत जी, सैल्यूट है इनके लिए। चलिए इसमें इतना, अगले लेक्चर में बताऊंगा उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।